जब अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया तब इस देश की क्या परिस्थितियां रही होंगी। आपने बुजुर्ग किया टाइम पास करे उससे। आज सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है, स्कूल भी है, खाने अनाज भी है को नहीं। लेकिन जो बुजुर्ग आजादी के टाइम से हैं, काफी जिनकी उम्र है, बन ही बात को पता है कि जब देश आजाद हो तो हमारे देश में उतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना हम खा सके। बाहर से दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था और दूसरे देशों के लोग भी ऐसा अनाज बेचते थे जो खाने के लायक नहीं था। तो इसलिए उस गुलामी के समय को निकाल करके अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। महात्मा गांधी जी ने कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ी, कितने आंदोलन किए, कितने आंदोलनों के बाद पूरे देश को एकजुट किया, पूरे देश को एकजुट करके एक साथ करके उनके सामने समस्याएं थी कि देश को एकजुट भी रखना है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी करना है और अपनी रोजी रोटी भी चलानी है। तो इस चौतरफा जो दिक्कतें थी, उन चौतरफा परेशानियों का मुकाबला करते हुए आजादी के दीवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी 1916 में जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू किया और पूरे देश में घूम करके देखा, पहनने को कपड़ा नहीं था। एक बार कहते हैं कि जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग के अंदर गांव के आधे लोग आ पाए। क्यों आ पाए? क्योंकि पूरे परिवार के पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे। इस तरह की हालात थी। तो इसलिए कपड़े की बचत कैसे करें, उन्होंने टोपी का कंसेप्ट दिया। क्योंकि आप पर सारा लोग साफा बांधा, सर ढकने के लिए साफा बांधने की रिवाज है। एक साफा हो 3 मीटर गो, 4 मीटर गो, 5 मीटर गो, 7 मीटर गो। तो बात सोचो भाई, सारा जो सिर ढकने को 5-5 मीटर प्रयास करोगा तो बहुत कपड़ों लगेगा। अब जेगी टोपी बना लिया तो सिर भी ढक जाएगा और कपड़ों भी बच जाएगा। उन्होंने खुद पूरा कपड़ा नहीं पहना कभी भी। आप देखते हो उनकी फोटो को, कम कपड़ा पहन करके भी जितने से शरीर के जरूरी अंग ढक सके उस कपड़े से भी उन्होंने अपना काम चलाया, क्योंकि कपड़ा था नहीं। अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहां से कच्चा माल लेकर के जाते थे, इंग्लैंड में जाकर के उसको पकाते थे या उस सामान को बनाते थे और फिर वापस ला करके यहां बेचते थे। तो इसलिए उनको पता था कि ये इस तरह से यदि हमारा जो पैसा है वो पैसा अंग्रेजों के वहां जा रहा है सारा का सारा, उसको कैसे रोकने का काम करें। स्वदेशी अपनाओ, खादी अपनाओ। खादी का क्यों ये शुरुआत की? क्योंकि खादी यहां बनती थी, हमारे लोग घरों में खादी के कपड़े बनाते थे और उस कपड़े को पहन करके उस कपड़े को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहनेंगे तो हमें विदेशों से कपड़ा नहीं लाना पड़ेगा। तो इस तरह की आजादी की बहुत बड़ी लड़ाई महात्मा गांधी जी ने लड़ी। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। आजाद होने के बाद समस्या थी, गेहूं नहीं है खाने को, क्या करें, अनाज कहां से लेकर के आए। तो हरित क्रांति का नारा दिया ना, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा देकर के और किसानों को नए नए बीज, नई नई किस्में
और किस तरह से हम गेहूं के रूप में अपना आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए काम किया। जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया, उस समय उन्होंने कहा था कि आपका सबसे बड़ा मंदिर ये है, सबसे बड़ा मंदिर भाखड़ा नांगल बांध है, जहां से कितने यानी खेत सिंचित होंगे और कितने किसानों को लाभ होगा, कितना अनाज पैदा होगा और हम लोग उस अनाज को खा करके किस तरह से अपना टाइम पास करेंगे। ऐसी लड़ाइयां थी, इस तरह से संघर्ष था, खाने का संघर्ष था, पीने के पानी का संघर्ष था। टेलीफोन नहीं थे, आज तो मोबाइल हर आदमी के हाथ में 10-10 हजार का मोबाइल है कि नहीं। और उस टाइम टेलीफोन थे तारों वाले, वो भी चुनिंदा जो परिवार थे, राजा महाराजा, बड़े परिवार, गांव में तो था ही नहीं, तहसील में 2-2 4-4 बस। तो आप बताओ कि इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, आज बिजली का जाल आप लोग देख रहे हैं, सड़कों का जाल आप लोग देख रहे हैं, स्कूलों का सिस्टम आप लोग देख रहे हैं कितने, यानी तो ये सारा का सारा हमारे आजादी के दीवानों के बाद जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने इस तरह से संघर्ष करके हम लोगों को लेकर के दिया है। आज आजादी का हम महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में जरूरत है कि जिन आजादी के दीवानों ने लड़ाइयां लड़ी, महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, भगत सिंह, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद और शहीद उधम सिंह, कितने यानी इस तरह के मसीहा थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हंसते हंसते जो यानी फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए कि मुझे देश को आजाद करवाना है। तो इस तरह से हम आज उन सारे के सारे शहीदों को, महापुरुषों को याद करें, उन्हें नमन करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें कि आप थे इसलिए हम हैं। यदि वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ते तो हम लोग आजाद नहीं होते, और गुलाम तो गुलाम ही हुए, आप सोचा पता है नहीं, गुलाम तो गुलाम ही हुए, गुलाम की कोई बुकत नहीं होती, गुलाम का कोई अधिकार नहीं होता। तो इसलिए इस यानी हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए, आज हम आजादी के अमृत महोत्सव पर उनको याद करें, उनको नमन करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और जिन्होंने आजादी के समय के बाद इस देश में किस तरह से, उस समय कोई इस देश के अंदर जाति और धर्म की लड़ाई नहीं थी, सब लोग आपस में मिल करके यानी संघर्ष करते थे, मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ सबने लड़ाई लड़ी। लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीतिक शोट गोटियां सेकने के लिए और अपने आप को, हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आज हमें बार बार पाकिस्तान से दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 99,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, बिल्कुल हाथ खड़े करवा दिए। किसने? हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और देश के 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। किए कि नहीं किए? तो जिस पाकिस्तान जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है, उसका बार बार नाम लेकर के हमें डराया जाता है। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और पड़ोसी के साथ लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपने देश को मजबूत करने का काम भी किया। किस तरह से हम देश को मजबूत कर सकते हैं? अब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में, किसान कैसे अपने आप को मजबूत करे, किसान कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, इस तरह से सारी की सारा यानी संघर्ष करके, और आज हम बहुत अच्छी सुविधा में हैं। आप बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आप गंगानगर में रहे। गंगानगर में 3 बड़ी नहर परियोजना चलती है ना, गंग नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 3 नहर परियोजना चलने के बावजूद भी जब हमारी ये हालात है, तो थे बताओ कि आगे जावांगा आप बीकानेर अलकियां जीवता होसी, बाड़मेर वाले कैसे होंगे, जोधपुर वाले कैसे होंगे, जैसलमेर वाले कैसे होंगे। और बाड़मेर और जैसलमेर में तो 30-30 किलोमीटर में गांव ही नहीं है।
यहां तो आप यदि हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद में गांव मिल जाएगा, और हर 1 किलोमीटर बाद में आधा किलोमीटर बाद में ढाणी मिल जाएगी। किसी भी रोड पर चले जाओ, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। वहां 30 किलोमीटर पहले गांव ही नहीं है, लेकिन इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी वहां उस 30 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहां पीने का पानी भी देना है, सड़क भी देनी है, चिकित्सा सुविधा भी देनी है, शिक्षा सुविधा भी देनी है, और वो भी दी गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश है वो पूरे देश के अंदर विकास दर में सेकंड नंबर है, 11.4% की दर से। तो इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यदि राजस्थान की विकास दर सेकंड नंबर की है, तो इसका मतलब है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का अच्छा वित्तीय प्रबंध है और अच्छा बजट है, उसकी वजह से यह है। तो हम लोगों को इस तरह से जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, कंप्यूटर कौन लेकर के आया भारत में? राजीव गांधी जी लेकर के आए। और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर के आए, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने तो बैलगाड़ी से यात्रा निकाली कि आप ऊंट गाड़ा के करेंगे जो कंप्यूटर काम करेगा। तो अरे कंप्यूटर अपना काम करेगा, आज सारा कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, आप सब कंप्यूटराइज्ड है, आपके सबके पास कंप्यूटर है ना, मोबाइल है? अब आप कितना उसको चला पाते, उसमें सब कुछ है, दुनिया की सारी चीजें हैं। और ऐसा मोबाइल आ गया अब तो ये, और ऐसा आ गया कि अभी यहां बैठे बैठे आप लोग ये मीटिंग की जो अपने कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन आप, यदि आपका परिजन को इंग्लैंड में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, सऊदी में बैठा है, ओमान में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जापान में बैठा है, तो वहां भी आप उसके साथ जुड़ करके ये बैठे बैठे मीटिंग दिखा सकते हैं कि भी हमारे पदमपुरा में मीटिंग चलन लग रही है, दिखा सको नहीं, आराम बैठा बैठा। आपका परिजन यदि वहां रहता है तो आमने सामने आप बात कर सकते हैं, अपने परिजनों से मिल सकते हैं आसानी से। तो ये जो सुविधा, इंटरनेट की जो सुविधा है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कौन लेकर के आया? राजीव गांधी जी इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लेकर के आए। तो इसलिए हम लोगों को उन महापुरुषों को शुक्रगुजार करना चाहिए। और आज राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने जो हमें फ्लैगशिप योजनाएं दी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, उनका हमें लाभ उठाना चाहिए। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से सारी की सारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ हमें मिल रहा है, ट्यूबवेल का कनेक्शन है तो 2000 यूनिट बिजली फ्री का लाभ हमें मिल रहा है। यदि हम चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं तो चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा है, 2 पशुओं का बीमा है। खाद्य सुरक्षा जुड़े हुए हैं तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट 15 अगस्त से आपको मिलना लगेगा। यदि हम लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं तो 500 रुपए में सिलेंडर हमें मिला है। बहुतों के खातों में पैसे 2 बार अब से पहले मुख्यमंत्री जी हमारे खातों में पैसे डाल चुके हैं। और यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए हैं तो हमें 1000 रुपए, 750 की जगह 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। और 100 से 125 दिन का नरेगा का काम। मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि इन योजनाओं का लाभ हमें किसी बाई चांस नहीं मिल रहा है, किसी को बाई चांस नहीं मिल रहा है, तो अपन बैठे बैठे ओ कौन कौन कहनो कि नहीं रे कोई फायदो को नहीं, ये करे की कौन मिल रहा है, नहीं, आप अपने कागजात जाकर के चेक करवाओ। क्योंकि गुरुजी मैं अभी जब आपने ये ड्रेसें दी, दो ड्रेसें 8वीं तक के बच्चों को फ्री मिली, और सिलाई का पैसा भी मिला, लेकिन सिलाई का पैसा इन्होंने ऑनलाइन डाला। अब ऑनलाइन जो जिनके आधार है वो अपने खाते से लिंक नहीं थे, उनका पैसा ऑनलाइन नहीं जा पाया। तो अब अच्छा नगद ये दे नहीं सकते, नगद तो दे कौन सके, और ऑनलाइन आप खाता आपका जा नहीं पाया, तो इसलिए आपका रुक गया होगा कोई। तो इस तरह की यदि कोई टेक्निकल कोई समस्या है तो उसका आप लोगों को उसका निराकरण आपको करना होगा। अभी मान लो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आ रही है और पेंशन आते आते रुक गई, सत्यापन की वजह से सत्यापन नहीं हो पाया तो रुक गई। तो आपको पता लगाना चाहिए कि मेरी पेंशन क्यों रुकी है, और पता लगाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि सत्यापन की वजह से रुकी है, सत्यापन करवा दो और पेंशन आने शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सत्यापन तो करवाए नहीं, और किन्नी तो अब जावा को नहीं, नया आपा सरपंच साहब मिला, नया आपा वीडियो साहब मिला, नया आपा सूरतगढ़ जावा, बैठा बैठा के बोकरा नहीं रे कोई फायदो को नहीं, ये करे तो मिले तो की है कौन,
नहीं, ऐसे नहीं करना है। मिलता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। 100 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगी, ये आपका हक है। 2000 यूनिट बिजली फ्री ट्यूबवेल की आपको मिलनी है, ये आपका हक है। 25 लाख तक का इलाज आपको होना है, ये आपका हक है। 2 पशुओं का बीमा आपका होना है, ये आपका हक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी है, ये आपका हक है। लेकिन यदि इनमें से कोई दिक्कतें आ रही है तो हम लोगों को इन दिक्कतों का पूरा करना चाहिए, कागजात पूरे करके हम लोगों को काम करने चाहिए। जो भी अभी कागजात सरपंच साहब ने दिए हैं, वैसे आपके सरपंच साहब बहुत जागरूक सरपंच साहब हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, और ये गांव के पंचायत के विकास के बारे में इतने सजग हैं कि रोजाना ये इस यानी आपके हर रोजाना कोई न कोई सोचते रहते हैं कि मैं गांव में नया क्या करूं, नया क्या लेकर के आऊं, और नया क्या ऐसा स्कीम लेकर के आऊं जिससे ग्राम वासियों को फायदा हो। और महिला सरपंच का 2 फायदा हो गया। नहीं, महिला सरपंच तो है ही, एक सरपंच फ्री में और मिल गया था ना, है कौन है। तो यही वास्ते आप लोगों को ये, और आज पहले भी जो आपने कागज ये दिए हैं सरपंच साहब ने, उन सारे के सारे कागजातों को सरकारी कागज बना करके अनुशंसा करके और मैंने भेजने का काम किया है। और आज भी जो आपने दिए हैं इनको भी ऊपर भेजने का काम मैं करूंगा। और जब कागज कोई जाएगा, ये सच है कि कागज कोई चलेगा तो उस पर काम होगा। अब कागज चल रही क्यों नहीं, तो बताओ क्या काम होगा। कई बार मैं बहुत से गांव में जाता हूं, बहुत सारी समस्या सरपंच साहब, वो कागज तो न तो अपन देवे न और गठी देवे, अपन मुख जुबानी बता देगा, मुख जुबानी बता के आपा तो अपने काम लग जाएगा, भाई अपने काम लग जाएगा, फिर दोबारा जावांगा 6 महीना बाद में, तो फिर मैं थाने क्यों नहीं बिंगो क्यों हो भाई। आप जब कोई कागज नहीं चलाओगे तो क्या होगा, कैसे कागज चलेगा। तो इसलिए हम लोग सारे के सारे काम मुख जुबानी नहीं, हम लोग कागजातों के माध्यम से करें। और ये खासियत सरपंच साहब श्री सुभाष गोदारा जी की है कि आप पूरा का पूरा काम कागज के माध्यम से करते हैं, और जब कागज चलते हैं तो काम भी होते हैं। जल्दी ही उप स्वास्थ्य केंद्र आपका मंजूर हो गया पशुओं वाला, उसके लिए जमीन भी आपने, पट्टा भी आपने दे दिया, और अब जल्दी ही, क्योंकि वो पट्टा अपने भिजवा चुके हैं और भी भिजवा देंगे, और जल्दी उसका पैसा भी आपका आ जाएगा। वो और भी जो समस्या आपने लिख करके दी है, इन समस्याओं का निराकरण करने का काम अपन लोग करेंगे जल्दी से जल्दी। और जो पानी वाली जो बात आपने बताई है, एक बार तो यही है कि 2SD वाली जो लाइन आप बता रहे हो, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो जो बची हुई है, अभी अपने एएन साहब से बात कर लेते हैं, वो यदि उनके पास, क्योंकि ये जेजीएम योजना के अंदर ये पाइपलाइन तो आनी है? वहाँ टंकी वाला वो अभी काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो सरपंच साहब ने उनके 10% राशि जमा